Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 9th, chapter 11th, work and energy, part 1. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part, we are going to discuss about what is work, the difference between the use of term work in our day-to-day life एंड इन साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को हम अपनी लाइफ में क्या मानते हैं वर्क, और साइंस हमारे साइंटिस्ट लोग वर्क किसे मानते हैं। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात स्टडी टेबल में चिपके रहता है और कितना पढ़ाई कर रहा है, पर अगर साइंटिफिक व्यू से हम देखें तो वो कहेंगे कि नो डिस्प्लेसमेंट, वो तो हिल नहीं रहा है, सो नो वर्क डन। तो फिर ये कैसी बात हुई, वी विल डिस्कस। Then we will discuss about work done by constant force, and we will discuss how this work done can be positive or negative. So let's start the chapter. In this previous few chapters, we have talked about ways of describing the motion of object. हमारे पहले वाले हमारे चैप्टर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन किसे कहेंगे, जैसे चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार गति का अवस्थान का परिवर्तन, उसे कहते हैं मोशन। और हमने पढ़ा कि कॉज ऑफ मोशन, जैसे कि क्या है कॉज ऑफ मोशन, हमारी फोर्स अप्लाई करो फिर मोशन हो जाएगा, किसी भी वस्तु गतिशील हो जाएगा। और हमने पढ़ा अबाउट ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इस यूनिवर्स में एक वस्तु एक दूसरे के प्रति सबका आकर्षण है, तो फिर इसे कहते हैं ग्रेविटेशन। अनदर कंसेप्ट दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट मेनी नेचुरल फिनोमेना इज वर्क। तो फिर हमको अगर समझना है कि डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना कैसे हो रहा है, तो फिर हमको ये समझना होगा कि ये वर्क क्या है। इंटरप्रेट मेनी नेचुरल फिनोमेना इज वर्क, तो फिर हमें ये कंसेप्ट ऑफ वर्क क्या है ये जानना पड़ेगा। और वर्क को जानने के लिए हमको और दो चीज जानना पड़ेगा, वो हो गया हमारा एनर्जी और पावर। तो फिर नाउ लेट्स नो द कंसेप्ट ऑफ वर्क व्हिच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मेनी नेचुरल फिनोमेना। तो फिर जैसे तुमको मम्मा ने कह दिया कि बेटा क्या आज तुम मुझे थोड़ा सफाई में हेल्प कर पाओगे, और तुम तुरंत रिप्लाई कर दोगे कि मम्मा आज मैं बिल्कुल थक गया हूँ, मेरा और एनर्जी नहीं है। मतलब ज़्यादा वर्क होने के लिए, वर्क के लिए चाहिए एनर्जी। तो फिर ये एनर्जी क्या है आज हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो फिर रफली आप जान लीजिए, वर्क डन होने के लिए, काम होने के लिए चाहिए आपको भरपूर एनर्जी। तो फिर ये हम डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। आप देखते हैं जीव जंतु सबको खाना चाहिए, है ना। तो फिर ये खाना किस लिए चाहिए, लिविंग बीइंग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज। खाना किस लिए चाहिए, हमारे सभी जीवों को, पशु पंछियों को और हमारी ट्रीज प्लांट्स को भी बहुत सारे बेसिक एक्टिविटीज करना होता है। किस लिए, जिसे हम कैसे कहते हैं कि लाइव प्रोसेसेस, बेसिक एक्टिविटीज लाइव प्रोसेसेस बोलते हैं। जैसे कि तुम लोग बैठे हो तो फिर भी तुम्हारा रेस्पिरेशन चल रहा है, अंदर ही अंदर डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन भी करते हो। तो फिर ये सारे लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए तुमको भरपूर एनर्जी, और ये एनर्जी तुमको कहाँ से मिलेगा, खाना से मिलेगा। द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फूड, खाना से मिलता है हमको एनर्जी। और इसी एनर्जी को यूज करके हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि हमारे प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, ये सब करते हो ना, जंपिंग, क्राइंग, रनिंग, जो भी करो वो सारी एक एक वर्क के लिए या फिर एक्टिविटीज के लिए हमें चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी हमको कहाँ से आता है, एनर्जी हमको आता है फूड से, खाना से। अरे हम एनिमल्स की बात बोलें, ये सारे भले ही बोल नहीं पाते, हमारे जीव जंतु है, ये सारे भी एंगेज्ड इन एक्टिविटी, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं कि जंप करते हैं, रन करते हैं। अरे शत्रु आक्रमण हो गया तो मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, खुद को बचाने के लिए वो भागा दौड़ा करते हैं, नहीं तो लायन खा जाएगा गोट को, है ना। तो फाइंड, और फिर उनको अपनी खाना के लिए भी तो जाना है इधर उधर, फिर वो खुद के लिए रहने के लिए एक अच्छी सी जगह रहने के लिए ढूंढेंगे, इसके लिए भी उनको जाना पड़ता है। फिर फाइंडिंग मैट्स, तो फिर अपना सबको अपना फ्रेंड चाहिए, इसके लिए भी
जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करना पड़ता है, और उसके लिए चाहिए एनर्जी। और आपको तो पता है कि हम जैसे हमारी डोंकी हुआ, इन सबको कैरी लोड्स, और हमारे बुलक कार्ट्स में सारे हमारे बुल्स लगते हैं, तो फिर इस कैरी लोड, हमारे लोड उठाने के लिए, वेट उठाने के लिए, और फिर हमारी ज़मीन में प्लाव करने के लिए, उस सब के लिए भी हम इस पशुओं को यूज करते हैं। और इसके लिए उन जीव जंतुओं को चाहिए भरपूर एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा? खाना से, है ना। तो थिंक ऑफ मशीन्स, ये तो गए हमारे जीव जंतु की बात। अगर हम मशीन की बात सोचें तो लिस्ट द मशीन्स दैट यू हैव कम अक्रॉस, आपने बहुत सारे मशीन भी देखे हैं। व्हाट डू दे नीड, तो फिर ये मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? इनके लिए चाहिए फ्यूल्स। हाँ, तो कुछ इंजन्स के लिए चाहिए पेट्रोल, डीजल, किसी के लिए कोल चाहिए। तो वाई सबके लिए चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करना है, और उस एनर्जी से ही काम होगा। तो वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी? आफ्टर ऑल, चाहे मशीन हो या फिर लिविंग बींग हो, ये एनर्जी किस लिए इनको चाहिए। ये वर्क क्या है? व्हाट इज वर्क? काम है क्या आखिर? तो फिर अगर हम दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में देखें, तो फिर हम वर्क को जिस तरह से डिफाइन करते हैं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका डेफिनेशन कुछ अलग होता है। तो देखते हैं कैसे वो अलग होता है। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्क हार्ड। तो फिर हम सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहा है, जबकि हमारे साइंस के व्यू से देखो तो अरे कुछ भी तो काम नहीं हुआ बोलेंगे, तो ऐसे में आप निराश हो जाओगे ना। चलिए इस बात को डिटेल में देखते हैं। कमली है जो कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है, और ये लॉट ऑफ टाइम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत पढ़ाई कर रही है, बुक पढ़ रही है, फिर और क्या क्या कर रही है, वो डायग्राम्स बनाती है, फिर अपनी सारे थॉट्स जितना वो याद करती है, क्या क्या पढ़ाई की है, और फिर वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही है, क्लास अटेंड कर रही है, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं टीचर को पूछ कर, अपने फ्रेंड्स को पूछ कर वो सारे क्लियर कर रहे हैं। तो फिर हमको लगता है अरे वो तो बहुत ही टाइम दे रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। सी एक्सपेंड्स ए लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दिस एक्टिविटी। ये सारे काम के लिए वो तो कितना हार्ड वर्क कर रहा है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व मैनी लिटिल वर्क, इसके लिए छोटे छोटे वर्क इन्वॉल्व है। इफ यू गो बाय साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, तो फिर यू हैव, हमारी नज़र से तो लग रहा है कि कमली जो है बहुत मेहनत कर रहा है, पर साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क देखे तो वो बहुत ही ना के बराबर काम कर रहा है। अगर वो अपनी चेयर से नहीं हिल रहा है और चाहे जितने सारे मैथ करे, तो फिर हमारे साइंटिस्ट लोग बोलेंगे कि काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश ए ह्यूज रग, अपने एक बड़ा सा पत्थर को बहुत मेहनत लगा कि उसको थोड़ा आप हिलाएं और आगे या पीछे करें, पर आपने नहीं कर पाए। इसका मतलब इंस्पाइट ऑफ ऑल योर एफर्ट, आपने इतनी मेहनत लगाई, यू गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, जैसे आप पूरा टायर्ड हो गए। तो उसी में भी हमारे साइंटिस्ट लोग बोल देंगे कि नॉट डन एनी वर्क। क्यों बोलेंगे? आपने कुछ भी काम नहीं किया। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि जो पत्थर को आप हिला रहे थे, आगे या पीछे कर रहे थे, उसका कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। वो आगे बढ़ा नहीं, पीछे बढ़ा नहीं, बिल्कुल मूव नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग बोलेंगे कि वर्क डन जीरो है। तो फिर दिस इज द साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। यू स्टैंड स्टिल फॉर ए फ्यू मिनट, आप बहुत देर तक खड़े हैं, और आप क्या क्या है, बहुत सारे हैवी लोड्स आप अपनी सर पे लेकर खड़े हैं। तो फिर ऐसे में आप टायर्ड हो जाएंगे ना, यू विल गेट टायर्ड। यू हैव एक्सर्टेड योरसेल्फ एंड हैव स्पेंट क्वाइट ए बीट ऑफ योर एनर्जी, इसमें आपकी एनर्जी भी बहुत चली गई है। तो फिर ऐसे में आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड? तो फिर द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन। अगर साइंटिस्ट लोगों को पूछे, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो फिर ये आपको कहा जाएगा अरे तुमने तो कुछ भी काम नहीं किया, तुमने सिर्फ अपने सर पे लेके खड़े थे सारे वजन, पर तुमने तो हिला नहीं। इसका मतलब है कुछ काम हुआ नहीं। तो फिर ऐसे में आप निराश हो जाएंगे। पर दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ कंसेप्शन ऑफ वर्क। यू क्लाइम अप इस स्टेप्स ऑफ ए स्टेयरकेस, आपने स्टेयरकेस चढ़ के सेकंड फ्लोर गए, और वहां पर आपने अच्छा नज़ारा देखने के लिए, तो ऐसे में क्योंकि आपने क्लाइम अप किया एक टॉल ट्री, और इफ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन, अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन अप्लाई करें
तो फिर कहा जाएगा अरे इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ वर्क, तुमने तो बहुत काम कर लिया, जबकि आप नज़ारा देखने के लिए ऊपर जा रहे हो, है ना। तो फिर आप तो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, हमारे हिसाब से तो आपने कुछ भी काम नहीं किया। पर साइंस बोलेगा कि खूब काम कर लिया आपने। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। तो फिर हमारी दिन प्रतिदिन में अगर हम देखें, डे टू डे लाइफ, हमारे डेली लाइफ में देखें, तो फिर हम वर्क किसे कहेंगे? ये फिजिकल और मेंटल लेबर को। फिजिकल यानी कि मन में बहुत सारी गहरा चिंता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेना, कैसे किस काम होगा, ऐसे बड़े बड़े काम के लिए प्लानिंग करना, ये सब मेंटल लेबर है। और फिर फिजिकल लेबर है, अगर हम भागा दौड़ा करें तो इसको हम काम मानेंगे। एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन ए फील्ड, एक फील्ड में आप खेल रहे हैं, या फिर टॉकिंग विद फ्रेंड्स, या फिर एक गाना गुनगुना रहे हैं, या फिर एक मूवी देख रहे हैं, ये सब को नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क, ये सब को काम नहीं माना जाएगा। व्हाट कंस्टिट्यूट वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन इट। तो फिर किसको वर्क कहा जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन, हम किस हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं, साइंटिफिक वे में या फिर डे टू डे लाइफ में, ठीक है। उस हिसाब से वो वर्क माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। वी यूज एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस। तो फिर साइंस के हिसाब से हम ये वर्क टर्म जो है ये डिफरेंटली यूज करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसके लिए चलिए करते हैं कुछ एक्टिविटीज। तो फिर इसी एक्टिविटी 11.1 में हम क्या करेंगे? वी हैव डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ्स ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज व्हिच वी नॉर्मली कंसीडर वी वर्क। तो फिर किसको हम वर्क मानते हैं? ये से हमने बहुत सारे एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया। इन डे टू डे लाइफ फॉर ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम। तो फिर किसको काम माने, किसको नहीं माने, इसके लिए हमने 3 पॉइंट ले लिया, 1 2 3। तो फिर हमको खुद को 3 प्रश्न पूछना है। क्या पूछना है? व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, अरे कौन सा काम हो रहा है। और फिर व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर क्या बीत रहा है, यानी कि वो मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट। और फिर देखना है हु इज डूइंग द वर्क, अरे ये काम कौन कर रहा है। ये 3 प्रश्न खुद को पूछना है। इसका आंसर मिलने से हमें पता चल जाएगा कि वेदर वर्क इज बीइंग डन और नॉट डन। तो फिर साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। तो फिर ये साइंटिफिक व्यू से हम देखें कि साइंस किसको वर्क मानता है, किसको नहीं मानता है। चलिए देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड साइंस डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस, यहाँ 4 सिचुएशंस दिया गया है। पहले में क्या किया? आप एक पेबल को, एक छोटा सा पत्थर को आपने पुश किया, जो कि सरफेस में पड़ा है, उसको आपने पुश किया, कुछ डिस्टेंस वो मूव किया, कुछ डिस्टेंस तक उसको आपने ऐसे पेबल को पुश किया। इससे क्या हुआ? आपने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाए एंड वो पेबल भी कुछ डिस्टेंस तक मूव किया। तो फिर इससे क्या माना जाएगा कि अरे वाह, वर्क इज डन, काम तो हुआ है। ऐसे ही एक गर्ल ने, एक छोटी सी लड़की ने एक ट्रॉली को खींचा और ट्रॉली कुछ डिस्टेंस मूव किया। तो फिर ऐसे में वो ट्रॉली के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट किया। तो फिर इससे माना जाएगा कि वर्क इज डन, यानी कि लड़की ने कुछ काम किया। ऐसे 3 नंबर सिचुएशन देखा गया है। हमने एक बुक को उठाया, ऊपर उठाया, कुछ हाइट तक उठाया। तो इसके लिए क्या किया? हमने बुक के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किए और इससे क्या हुआ ना, बुक थोड़ा ऊपर ऊंचाई तक उठा। तो देयर इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड। हमने बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और बुक जो है वो भी कुछ ऊंचाई तक उठा। इससे कहा जाए कि वर्क इज डन। और ए क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशंस रिवील्स दैट, अगर हम इन तीनों सिचुएशन को थोड़ा गहराई से देखें तो फिर इसमें 2 कंडीशंस अप्लाई होता है। 2 कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड। 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना है। क्या? एक तो एक फोर्स शुड बी अप्लाइड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, जिस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई जरूर होना है। और सेकंड क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा डिस्प्लेस होना है, यानी अपनी जगह से थोड़ा हिलना है, आगे जाए पीछे जाए, तो फिर कुछ डिस्टेंस वो मूव करना है, डिस्प्लेस होना है। ये 2 कंडीशन तो भाई जरूरी है वर्क डन दिखाने के लिए। इफ any of the above conditions does not exist, work is not done. Suppose force exert नहीं हुआ, और तो फिर इन्हीं 2 में से किसी भी एक अगर नहीं हुआ, अगर वस्तु डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो फिर हम कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ। अगर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि
वर्क डन नहीं हुआ। दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस। तो इसी हिसाब से साइंस में काम हुआ, वर्क डन बोल के माना जाता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखो एक बुलक इज पुलिंग ए कार्ट। दो बुलक जो है वो कार्ट को पुल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कार्ट जो है वो मूव भी कर रहा है। तो फिर देयर इज ए फोर्स ऑन द कार्ट। इसमें दो केस हो रहा है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है कार्ट के ऊपर और कार्ट जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि हमारी दोनों सिचुएशन जो यहाँ वर्णन है, इन दोनों सिचुएशन को उन्होंने पूरा किया। तो फिर ऐसे में क्या माना जाएगा, वर्क इज बीइंग डन, है ना। एक्टिविटी 11.2। एक्टिविटी 11.2 में ऐसा करते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ का कुछ सिचुएशंस लेते हैं, उसको लिस्ट करते हैं और फिर हम देखने वाले हैं इसमें किसमें वर्क हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। इच सिचुएशन में वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वर्क देखेंगे और इसके लिए हम प्रॉपर रीजन भी करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो फिर ट्राई टू रीजन आउट योर रेस्पॉन्स। आप जो भी बोल रहे हैं, वर्क हो रहा है बोल रहे हैं या नहीं हो रहा है बोल रहे हैं, इसके लिए आप उसका प्रॉपर रीजन दिखाएंगे। इसके लिए आपको खुद को 3 प्रश्न पूछना होगा। क्या, इफ वर्क इज डन, अगर वर्क हो रहा है बोल रहे हैं तो आपको देखना है कि व्हिच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, और फिर देखना है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच द वर्क इज डन। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा वर्क डन हो रहा है और व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच वर्क इज डन। जब किसी के ऊपर वर्क डन हो रहा है तो फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या घट रहा है, क्या बीत रहा है, उसका क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये 3 बात पर ध्यान रखना है। तो फिर एक्टिविटी 11.3, इसमें हम लेने वाले हैं थिंक ऑफ सिचुएशंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड। 2 सिचुएशन लिया गया है। क्या, पहले तो हम एक ऐसा सिचुएशन लेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट नॉट डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा चाहे हम इसके ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई करें। और सेकंड केस हम ले रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस हो गया पर एब्सेंस ऑफ ए फोर्स, किसी फोर्स नहीं है इसमें। तो फिर एक में डिस्प्लेसमेंट नहीं है और एक में फोर्स नहीं है। तो ऐसे में तो ये तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने तो वर्क डन की दोनों सिचुएशन पूरे नहीं किए, तो फिर वर्क डन नो माना जाएगा, है ना। तो लिस्ट ऑल द सिचुएशंस दैट यू कैन थिंक फॉर इच, थिंक ऑफ फॉर इच, डिस्कस योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज डन इन दिस सिचुएशंस। तो फिर चाहे डिस्प्लेसमेंट 0 हो या फिर फोर्स 0 हो, कुछ भी 0 हो, तो फिर हमारी वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। कैसे, चलिए इसका आगे और भी क्लियर कर लेते हैं आपको। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। देखो हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस। साइंस की वर्क किससे मानता है, किसको वो वर्क बोल के डिफाइन करता है, ये बात तो आपको पता चल गया। टू अंडरस्टैंड दिस, ये समझने के लिए हम 2 केस कंसिडर करते हैं। पहला केस है फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, फोर्स एक्टिंग, फोर्स अप्लाई हो रहा है किस दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस दिशा में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी दिशा में फोर्स अप्लाई हो रहा है, याद रहा ना। तो फिर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स, जैसे कि हमने ले लिया एक फोर्स F है और वो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया S डिस्टेंस तक। तो फिर और ये डिस्प्लेस किया कौन से डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, जिस दिशा में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसे में जो हो रहा है वर्क W, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वर्क एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो फिर वर्क डन कितना हुआ, कैसे मानेंगे, वर्क डन इक्वल टू हमारा हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है वही और जितना दूर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसी हिसाब से W, अगर वर्क डन को हम W ले गए तो W इक्वल टू F इंटू S, जहाँ F है हमारी फोर्स और S है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो फिर इन्हीं में से यही तो कहा गया है, अगर फोर्स 0 हो गया तो Fs यानी कि W 0 हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो Fs यानी कि Fs 0 हो जाएगा। इससे हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। अब आप बात को समझे, देखिए चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, द वर्क डन बाय ए फोर्स। तो फिर वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वर्क डन किससे कहेंगे, वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द
मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फिर वर्क डन कैसे मानेंगे, वो मैग्नीट्यूड, दो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन, फोर्स और डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डिस्टेंस दोनों, ये वर्क डन जो है, वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्या है, जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, तो फिर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो फिर जैसे हमने फोर्स ले लिया 1 न्यूटन और हमारे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारी 1 मीटर, तो इतना करने के लिए हमको वर्क डन कितना हुआ माना जाएगा, वो वर्क डन माना जाएगा 1 न्यूटन मीटर। और ये वर्क डन न्यूटन मीटर को हम बोल सकते हैं जूल। तो फिर 1 जूल ऑफ वर्क, बल्कि कैसे हम जानेंगे, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 n displaces it by 1 meter along the line of action of force। ठीक है, तो फिर 1 जूल ऑफ वर्क तभी हुआ है जब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया है, उसी जगह एक्शन वर्क डन 1 जूल माना जाएगा। तो फिर अगर हम देखें 11.1 को, तो केयरफुली, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। अगर फोर्स 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। व्हाट शुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, ये भी आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो फिर वर्क डन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि W = Fs। तो इन्हीं में से किसी भी एक 0 हो जाएगा, चाहे फोर्स हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी 0 हो जाएगा, तो फिर हमारी वर्क डन जो है 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। कंसिडर अनदर सिचुएशन इन व्हिच, ये सिचुएशन देखते हैं जिसमें कि फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो फिर फोर्स जिस डायरेक्शन में है, हमारी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो फिर जैसे कि एक बेबी क्या कर रहा है, एक टॉय कार को खींच रहा है, ये दृश्य आप देखे होंगे। तो फिर ऐसे में क्या हो रहा है, वो कार उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई, वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। इन सच सिचुएशन वर्क डन ऑफ ए फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। तो फिर जिस डायरेक्शन में बेबी फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फिर ऐसे में इसको माना जाए कि वर्क डन को पॉजिटिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो फिर ऐसे ही आगे चल के हम देखेंगे कि नेगेटिव वर्क डन क्या है। देखिए, ये बेबी जो है इसको पुल कर रहा है, तो फिर ये एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो पुल कर रहा है, हमारी कार भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर इसका मानेगा पॉजिटिव वर्क डन। तो कंसिडर ए सिचुएशन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है अलॉन्ग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ ए रिटार्डिंग फोर्स, यहाँ हम देखने वाले हैं, ये एग्जाम्पल हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये नेगेटिव वर्क डन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि फोर्स तो अप्लाई होगा। नाउ ए रिटार्डिंग फोर्स मतलब घटाने वाला फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन का ऑपोजिट है हमारी रिटार्डेशन, यानी कि जो कम कर देता है, हमारी गति को कम कर देता है। नाउ ए रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं एन ऑपोजिंग फोर्स, F इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फिर ये रिटार्डिंग फोर्स कौन सा डायरेक्शन में है, जिस दिशा में हमारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी दिशा में नहीं होकर उसके ऑपोजिट दिशा में है। तो फिर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस इज 180 डिग्री। तो फिर दोनों में जो डायरेक्शन है, हमारे वस्तु मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो फिर हमारे फोर्स है इसी डायरेक्शन में, अपोजिंग फोर्स है इसी डायरेक्शन में, तो फिर दोनों के बीच हमारी एंगल जो है 180 डिग्री है। लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आफ्टर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, कुछ दूर जाने के बाद हमारी ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएगा। इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स F इज टेकन एज नेगेटिव। तो फिर ऐसे में हमारी फोर्स, हमारी वर्क डन जो है F इज टेकन एज नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय द माइनस साइन, क्योंकि हमारी फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए उसको नेगेटिव माना गया है। तो फिर इसी F के लिए डिनोटेड बाय द माइनस साइन। द वर्क डन बाय द फोर्स इज, ऐसे में कहा जाएगा कि F इंटू माइनस एस, और आप बोल सकते हैं माइनस F इंटू एस। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ये तो
डिपेंड करता है। अगर वर्क डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है तो फिर तो दोनों एक ही दिशा में है तो वो पॉजिटिव, और दोनों अपोजिट दिशा में है तो वो क्या हमारी नेगेटिव वर्क डन। चलिए एक्टिविटी 11.4, इसमें क्या कहा गया है, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट हमने ऊपर उठाया, वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, तो फिर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर गया। द फोर्स यू एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाउएवर देयर इज अ फोर्स ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जब एक वस्तु को आपने ऊपर थोड़ा ऊंचाई तक उठाया तो फिर क्या हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तक गया, पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी एक्ट कर रहा है। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो फिर ऐसे में व्हिच ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग पॉजिटिव वर्क, तो फिर जो ऊपर उठा रहे हैं वो फोर्स पॉजिटिव वर्क करा रहा है, पर जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेगेटिव वर्क करा रहा है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। उसी हिसाब से हम देखें तो वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन नेगेटिव होगा जब डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा हमारी फोर्स, और वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब एक ही डायरेक्शन में हमारी फोर्स और वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फिर वर्क डन हमको पॉजिटिव माना जाएगा। एक ही डायरेक्शन में हमारे फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारी पॉजिटिव वर्क डन होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो फिर हम थोड़ा देख लेते हैं कि एनर्जी क्या है। तो फिर ये एनर्जी क्या है, एनर्जी तो चाहिए हमको सब काम के लिए, काम करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, एनर्जी के बिना हमारी लाइफ जैसे हम सोच भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, ये एनर्जी जो है दिन प्रतिदिन इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम और ज़्यादा काम करना चाहते हैं। इसे देखा जाए तो हमारी सन सुबह होते ही आप सन देखते हो ना पूरब में, तो फिर ये सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी देखे तो सन इज द बिगेस्ट सोर्स, यानी कि सन से आप ये जो सोलर पैनल वगैरह देखते हो सन से वो सब रिचार्ज होते हैं, फिर हमको रेस्ट ऑफ द डे जब सूरज नहीं होता तभी भी हमको वो शक्ति जगाते हैं। तो फिर इसी हिसाब से सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन है, वी गेट ऑल्सो एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स से इतना एनर्जी निकलता है जिससे कि हमारी इंडस्ट्री सारे मेंटेन हो रहे हैं उसके एनर्जी से। और हमारी वी गेट एनर्जी ऑल्सो फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ की अभ्यंतर से भी हमें, अंदर से भी हमें मिलता है ये एनर्जी। और फिर हमारी एक टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और इसी से भी हमारी इंडस्ट्री चलती है। तो कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अगर आप अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में भी सोच सकते हैं। चलिए एक एक्टिविटी दिया गया है यहाँ पर जहाँ पर कहा गया है ए फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड बिलो। कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी नीचे इसका लिस्ट दिया गया है। देयर आर मेनी अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, लिस्ट देम। जैसे कि हमारे कहा गया है कि विंड एनर्जी हुआ, हमारी सोलर एनर्जी, ये सारे। तो विंड एनर्जी से तो हॉलैंड में जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री चलते हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, हमारे कोस्टल एरिया में जहाँ पर समुंदर है, फ्री एयर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा विंड होता है, उसके लिए बड़े बड़े पंखे जैसे इंस्टॉल किए जाते हैं और वो सब हो पाता है। तो डिस्कस ये सारे कोस्टल एरिया में जहाँ पर समुंदर है बहुत सारे जोर का विंड होता है, तो फिर यहाँ पर संभव है। तो फिर ऐसे भी हाउ सर्टेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू द सन, ऐसे और भी सूर्य की वजह से वहाँ से शक्ति लेकर भी हमारी एनर्जी मिल सकता है। आर देयर सोर्सेस ऑफ एनर्जी व्हिच आर नॉट ड्यू टू सन, ऐसे कुछ बिना सूर्य का भी शक्ति होता है। तो आगे हम कंटिन्यू करें पार्ट 2 में। अभी हम स्टॉप करते हैं, इसी बात खत्म हुआ। थैंक यू। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.